अभी आपको मैं मजीद इजी वर्डिंग में लिमिट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। देखें, ए कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, और एक एफ एक फंक्शन है ए से आर तक, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल हो, तो हम ये कहते हैं कि एट सी जो है ना, फंक्शन की लिमिट जो है ना वो एल है। अभी इसको देखने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। पहले नंबर पे मैं ये देखता हूँ, इस पॉइंट को ना हम एल कह लेते हैं। अब एल को कंटेन करने वाली हमने सबसे पहले नंबर पे जो है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखनी है। एक बहुत बड़ी स्ट्रिप ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर इसलिए मैंने लिया कि आपको नजर आ रहा हो। अब इस ग्रीन इस ग्रीन कलर की स्ट्रिप में, ठीक है, ये सारा समझे कि ग्रीन कलर है। ये सारा जो है ना ग्रीन कलर है। इस स्ट्रिप को आप जो है ना एप्सिलॉन स्ट्रिप कह सकते हैं। तो इस स्ट्रिप में आपको एल नजर आ रहा है, ठीक है ना, लिमिट नजर आ रही है। तो इस स्ट्रिप के लिए हमने अब वर्टिकल स्ट्रिप देखनी है कि उस वर्टिकल स्ट्रिप में क्या वो आ रहा है, सी आ रहा है या नहीं। तो आपने बहुत बड़ी स्ट्रिप ली, और यहां से भी आप बहुत बड़ी स्ट्रिप ले लें। वैसे ही सी पर इसकी लिमिट होगी। तो आप यहाँ पे, मैं कलर थोड़ा ना इसका ग्रीन ही रखता हूँ। लेट्स से कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिप है, डेल्टा स्ट्रिप है। तो अब जब आपने ये दोनों स्ट्रिप्स चेक की हैं, ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रिप आ गई ना डेल्टा स्ट्रिप, तो डेल्टा स्ट्रिप में आपको सी नजर आ रहा है। अब आप क्या करें, जो बड़ी वाली स्ट्रिप है ना इसको छोटा करें। ये अब इस स्ट्रिप में आपको एल नजर आ रहा है। अब इस स्ट्रिप के लिए जो है ना, आप जितनी मर्जी छोटी स्ट्रिप ले लें, इसमें आपको इस स्ट्रिप में भी सी नजर आ रहा है। चाहे आप इसको बहुत ज्यादा छोटा कर लें, ठीक है ना, मतलब के गिवन एनी एप्सिलॉन स्ट्रिप, आप ये समझें कि इससे कोई जो स्ट्रिप बन रही है, ये क्या कर रही है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल मार जो है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे जो आंसर्स है ना इसके, यहाँ पे ये जो एल है, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे, तो एफ ऑफ एक्स और एल का जो डिस्टेंस है वो हमेशा, अगर इस स्ट्रिप से लेस होगा, इसको आप जितना मर्जी छोटा कर ले, इस एप्सिलॉन को ना जितना मर्जी आप छोटा कर ले, तो आप इसको अगर छोटा भी कर लेंगे तो ये आपके पास स्ट्रिप बन जाएगी, ये जो स्ट्रिप बन रही है। तो इस स्ट्रिप के लिए आपको कोई ना कोई डेल्टा जरूर मिल जाएगा, जो बहुत छोटी स्ट्रिप होगी, और ये जो स्ट्रिप होगी ये सी को कंटेन कर रही होगी, मतलब एक्स माइनस सी मार जो है ना वो लेस देन डेल्टा होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अभी आपको ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है आर से आर तक,
और जो एफ ऑफ एक्स है ना वो x+1 है। सी को हम ले लेते हैं 1. और लिमिट जो है ना हम एल, अब लिमिट भी कोई नंबर होगा। जब आपने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है ना लिमिट की, तो आपने लिमिट भी कोई रियल नंबर ही कहा हुआ है ना, आ रियल नंबर एल। देखें, आपने ये नहीं कहा कि फंक्शन पुट करें और जो आंसर आए वो ही उसकी लिमिट हो, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन में आ रियल नंबर एल, रियल नंबर एल लिमिट बनेगा अगर इस कंडीशन में वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, तो एल को हम 1 ले लेते हैं। हमने ये देखना कि क्या ये लिमिट, ठीक है ना, क्या लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल होगा या नहीं, ये हमने देखना। तो इसको समझने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रिप वाला कंसेप्ट अभी बताया है ना, ये वाला, इसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप x+1 का ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ पे x लिखे और यहाँ पे y लिखें। तो -1 0 1 2 3। अब आप यहाँ पे -1 पुट करें, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 3 और 3 से 4। तो लाइन जो आएगी वो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अगर आपके पास जस्ट ये 2 पॉइंट्स हो तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ना 1, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2, सॉरी 1 और 2, ये x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 3, तो ये 3 आ गया और x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का ये 4 आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने क्या किया, आपने 1.5 पे चेक करना है ना। 1.5 कहाँ पे आ रहा है? 1 और 2 के दरमियान में ये 1। अब सारा काम मैं रेड, ये जो रेड कलर है ना इसमें करता हूँ। ये आ गया जी 1.5। तो लेट करते हैं, अब हम स्ट्रिप यहाँ पे लेना चाहते हैं ना, तो लेट करते हैं कि जो स्ट्रिप है ना हमारे पास, स्ट्रिप जो है वो इक्वल है आर इंटरसेक्शन, सॉरी, आर क्रॉस 0 2। ये मेरी मर्जी है, मैं 0 2 पे स्ट्रिप लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये आपकी मर्जी होगी और ये जो है ना ये इसकी मर्जी होगी, एप्सिलॉन की। तो जो हमारी मर्जी है ना वो हम अपनी मर्जी से 0 से 2 तक एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये तो इस स्ट्रिप को अगर आपने कलर करना है ना तो आप आर क्रॉस 0 2 करेंगे, तब आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ एक इंटरवल होगा वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फुल इसको सिलेक्ट करना है, जैसे ये पूरा हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये इसमें हम कलरिंग कर रहे हैं, तो कलरिंग तभी पॉसिबल है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर के साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। अब आप ये देखें कि जो ये वाली स्ट्रिप है, आप 1.5 के लॉन्ग कोई भी वर्टिकल स्ट्रिप लेने की कोशिश करें, चाहे आप बहुत छोटी वर्टिकल स्ट्रिप लें, जैसे ये एक बहुत छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप है ना, ये तो अब आप ये देखें कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो मैंने ये वाली स्ट्रिप ली हुई है, इस स्ट्रिप में जो पॉइंट फंक्शन पे आ रहा है वो यहाँ पे है।
लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये आउटसाइड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रिप्स है। ठीक है, जो पॉइंट बना है ना, पॉइंट ऑन कर्व इज आउटसाइड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप्स। क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों स्ट्रिप्स का, वो ये आ रहा है ये। लेकिन वो जो पॉइंट है, मैंने आपको कहा था कि छोटे से छोटी स्ट्रिप या बड़ी से बड़ी स्ट्रिप जो होगी वो उस इंटरसेक्शन में जरूर आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो लिमिट आई है हमारे पास, उस स्ट्रिप के लिए, ठीक है ना, वो 1.5 पे वो इक्वल नहीं आई 1 के। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.5, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप 1.5 को एक्स एक्सिस से अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन आप 1.5 को अप्रोच करते करते फंक्शन पे 1 को अप्रोच नहीं कर रहे। आप खुद सोचें कि 1.5 यहाँ पे है, 1.5 की जो फंक्शन में अप्रोच आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है, लेकिन फंक्शन में 1 कहाँ पे है? जब x की वैल्यू 0 होगी तब 1 आ रहा है ना यहाँ पे। दोबारा से देखें ना, -1 और 1। तो अगर आप इस साइड से अप्रोच करें इस तरफ, इस साइड से अप्रोच करें इस तरफ, तो 1 यहाँ पे है। तो 1 को अप्रोच करने के लिए जो x एक्सिस अप्रोच करना चाहिए वो 0 को करना चाहिए, इस 0 को। लेकिन आप 1.5 x एक्सिस की वैल्यू 1.5 लेकर इस 1 को अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। और कैसे इम्पॉसिबल है, अभी हमने स्ट्रिप के जरिए भी इसको देखा। ठीक है, हमने कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके और कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेके ये शो किया है कि जो वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उसमें जो इंटरसेक्शन है वो दोनों स्ट्रिप्स के इंटरसेक्शन से वो जो पॉइंट है वो बाहर चला गया है। लेकिन अगर आप इस तरह से करें कि आप 0 पे चेक करें, एट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अब अब आप ये देखें कि आप कोई भी स्ट्रिप यहाँ पे ले लें, ठीक है, कोई भी क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए, लेकिन 0 भी इन्वॉल्व करना है आपने। तो जब आप 0 को किसी भी छोटी से छोटी स्ट्रिप में भी इन्वॉल्व करेंगे, मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जिसमें 1 आ रहा हो, ठीक है, उस हर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बाद जो वर्टिकल स्ट्रिप आप बनाएंगे जिसमें 0 आ रहा होगा, वो उनके इंटरसेक्शन में दोनों पॉइंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, आप करके देख लें। 1 यहाँ पे है ना, तो 1 को आप बहुत छोटी स्ट्रिप में भी ले जाएं, अगर आप इस छोटी सी स्ट्रिप में इस 1 को कंटेन करवा रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है, तो अब आपने जो भी स्ट्रिप लेनी है वो उसमें 0 भी आना चाहिए। तो आप बहुत छोटी स्ट्रिप में भी अगर 0 ले जाते हैं तो उनके इंटरसेक्शन में यहाँ पे 1 जरूर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट 0 पे जो है ना वो 1 आ रही है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने इनके थ्योरम्स को ना जल्दी जल्दी से गो थ्रो करना है और याद रखना है कि किसी भी अगर इस पॉइंट ए, इस सेट ए का कोई भी क्लस्टर पॉइंट सी है, तो एफ जो है ना उस एक क्लस्टर पॉइंट पे सिर्फ एक लिमिट रख सकता है। हम ये कह सकते हैं कि लिमिट यूनिक होती है। उसके बाद ये देखें, ये उसने कुछ कोशिश की हुई है डायग्राम्स के जरिए, आप इसको देखना। आगे ये थ्योरम दोबारा से वही बातें कर रहा है जो ऊपर हमने पढ़ी है ना, दोनों डेफिनेशन। उसने कहा है कि दोनों बातें इक्विवेलेंट है, ये भी आप खुद ही देख लेना। आगे कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना, उस पे किसी भी पॉइंट की आप लिमिट चेक करें वो कांस्टेंट ही आनी है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट फंक्शन इस तरह से होता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना,
तो यहाँ पे कोई नंबर बी है, तो इस नंबर बी पर एक ये वाली लाइन लग जाती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल। अब इस लाइन को कंटेन करने वाली कोई भी स्ट्रिप आप बना ले, जैसे ये इसके ऊपर और नीचे मैं एक लाइन लगा, ये अब इस स्ट्रिप में आपको हर जगह बी नजर आ रहा है। आप एक्स एक्सिस पर किसी भी जगह पे कोई भी जो है ना वर्टिकल स्ट्रिप बना ले, जैसे ये। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप में आपको कर्व, जो कर्व बी वाली थी ये वाली, ये आपको नजर आ रही है, मतलब इस पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिप बनाए, तो इस स्ट्रिप में इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट आ गया, तो इधर से इस सेंटर वाले पॉइंट के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब तमाम पॉइंट्स के लिए इसकी लिमिट जो है ना वो बी ही रहेगी। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड बात है, आपको वैसे भी इसका पता है। अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन हो, तो आइडेंटिटी फंक्शन में वही पॉइंट आंसर में आ जाता है, ये भी आपको पता है। अगर एक्स स्क्वायर हो तो वो सी स्क्वायर में चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर वही होता है ना जो पैराबोला होता है। 1/x हो तो ये 1/c होता है, जबकि c पॉजिटिव हो, मतलब नॉन जीरो इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये तो आपको वैसे ही सॉल्व करना आता है ना, आप इसको लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन। आप सिक्वेंशियल क्राइटेरियन हमें क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल क्राइटेरियन जो है ना, जब आपने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो वहां पे आपने एक सीक्वेंस ली थी, मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ। ये जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपने थ्योरम 4.1.2 पढ़ा। थ्योरम 4.1.2 जो था ना, वो सीक्वेंस इन्वॉल्व कर रहा था सेट ए में। अब इसी कंसेप्ट के जरिए हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरियन को पढ़ना है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 तो डेफिनेशन है ना लिमिट की। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है ए में, तो ए के अंदर कोई सीक्वेंस अगर पॉइंट सी को अप्रोच करेगी, मतलब लिमिट जो है ना सीक्वेंस की वो इक्वल आ रही है सी के, तो उस फंक्शन में जब आप उसी सीक्वेंस को पुट करेंगे, तो उसकी मतलब के लिमिट उस फंक्शन में जब आप सीक्वेंस को पुट करेंगे तो ये फंक्शंस की सीक्वेंस बन जाएगी। पहले जो सीक्वेंस थी वो पॉइंट्स की थी, जब आप फंक्शन में पुट करते जा रहे हैं पॉइंट, तो आपके पास आउटपुट दोबारा से कोई नंबर आ रहे हैं। अब उन नंबर्स की जो सीक्वेंस बन गई है, वो सीक्वेंस अप्रोच करेगी एल को, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल क्राइटेरियन होता है। आगे देखिए जरा, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, कब कोई फंक्शन डाइवर्ज करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, वजह बतानी है हमने, अब डाइवर्ज कब करता है। कब किसी फंक्शन को लिमिट नहीं मिलती, जब किसी फंक्शन को लिमिट नहीं मिलती तो वो डाइवर्ज हो जाता है। तो वो कह रहा है कि एफ डज नॉट हैव लिमिट एल एट सी, ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉरी। इफ एंड ओनली इफ, अगर हमें ए में कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है, जो सी को कन्वर्ज तो कर रही है, लेकिन उसी सीक्वेंस में जब आप उसी सीक्वेंस को जब आप फंक्शन में पुट करें, तो जो ये सीक्वेंस है वो अप्रोच ना करे एल को, ठीक है। ये वाली जो सीक्वेंस है ना, हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है ए में, ये सीक्वेंस अप्रोच कर रही है सी को, लेकिन जब इस सीक्वेंस को फंक्शन में यूज किया जाता है, तो जो न्यू सीक्वेंस बन जाती है ना, वो अप्रोच नहीं कर रही है एल को, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो डाइवर्ज कर जाएगा। दूसरे नंबर पे the function f does not have a limit at c if and only if there exists a sequence xn in a such that the sequence xn converges to c, but the अब l का जिक्र नहीं किया हुआ, बात वही है।
क्योंकि एल भी कोई रियल नंबर था। तो अगर एल का जिक्र ना भी करेंगे तो अगर अब देखें यहाँ पे ना एल हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट लिया हुआ था, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फंक्शन वैसे ही डाइवर्ज कर गया है, फंक्शन का आंसर रियल नंबर में से ही नहीं आया। मतलब इस केस में या तो आंसर इन्फिनिटी आएगा या आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर बी है, तो इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, या पॉइंट नंबर ए में जो फंक्शन वाली बात है, तो दोनों केसेस में ये डाइवर्ज कर जाता है। अब आप ये देखें 1/x, तो 1/x जो है ना, इसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट नंबर बी की वजह से ये डिवर्ज कर रहा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे चेक किया हुआ है सीक्वेंस लेके ना, तो फाई ऑफ एक्स को 1/x ले लिया। देखें थोड़ा सा मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाई ऑफ एक्स को 1/x ले लिया। अब आपको ना एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए जो इस क्लस्टर पॉइंट को अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करने वाली कोई सीक्वेंस ढूंढे। लेट्स से कि मैं 1/n एक ऐसी सीक्वेंस है, इसको लेट कर लेता हूँ ना। 1/n एक ऐसी सीक्वेंस है, हम सबको पता है कि ये जीरो को अप्रोच करती है, मतलब कि ये इस लिमिट पॉइंट को अप्रोच कर रही है। अब इस सीक्वेंस को इस फंक्शन में पुट करना है, मतलब कि जो फंक्शन f जो है ना, f ऑफ x या फाई ऑफ x उसने कहा हुआ है, वो है 1/x, और जो आपको सीक्वेंस मिल गई है वो 1/n मिल गई है। अब इस सीक्वेंस को फंक्शन में पुट करें, मतलब कि f इंटू xn, तो ये आ जाएगा f 1/n। तो 1/n को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1/n, और यहाँ से आ जाएगा n। अब क्योंकि f ऑफ xn जो है वो n आ गया है, अब आप लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ xn, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। अभी मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट नंबर बी में या इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा। तो क्राइटेरियन को यूज करके हमने यहाँ से बताया, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, मतलब कि जो 1/x है, सॉरी 1/x नहीं, जो f ऑफ xn है, f ऑफ xn डज नॉट कन्वर्ज इन R, मतलब ये रियल नंबर में ही कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो अगर ये जो सीक्वेंस का क्राइटेरियन है, ये रियल नंबर में कन्वर्ज नहीं करेगा, तो जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी लिमिट नहीं मिलेगी। ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज इन आर, तो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो डज नॉट हैव अ लिमिट एट सी, मतलब सी को हमने जीरो कहा हुआ था। देखें आपको ऐसी सीक्वेंस चाहिए होती है जो इस जीरो को अप्रोच करे, फिर उस सीक्वेंस को इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके लिमिट अप्लाई की जाती है, तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। उसके बाद जो साइनम फंक्शन है, साइनम फंक्शन क्या होता है ये देखें। कह रहा है इसकी ये वैल्यू है, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर 1 आएगा। तो ग्रेटर 0 पे आंसर 0 आएगा, 0 पे यहाँ पे है, 0 से जैसे आप आगे जाते हैं इसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये सारे इसके आंसर होंगे, और 0 से पीछे आएंगे तो इसका आंसर -1। -1 यहाँ पे है ना, तो 0 से पीछे अगर आ जाएंगे तो यहाँ से ये इस तरह से होगा। तो इस फंक्शन को कहते हैं कि ये एक साइनम फंक्शन है। तो कुछ लोग इसको x/x मॉड भी कहते हैं। आप x/x मॉड को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब जो साइनम फंक्शन है उसको आपने 0 पे चेक करना है। तो 0 पे चेक करने के लिए आप इसको दोबारा से उसी तरीके से चेक कर सकते हैं ना, कि एक सीक्वेंस ऐसी है जो 0 को अप्रोच करती है, तो इस सीक्वेंस को साइनम फंक्शन में जब आप पुट करेंगे, x की जगह पे 1/n जब आप पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/n डिवाइडेड बाय 1/n मॉड। तो x/x मॉड आ गया, n तो पॉजिटिव है। एक सेकंड, ये यहाँ पे उसने कौन सी
सीक्वेंस ली, ये पहले तो ये देखे ना, ये साइनम फंक्शन है। अच्छा, उसने ये वाली सीक्वेंस ली हुई है, हमने कौन सी सीक्वेंस ली है? रोचिस, ये आंसर तो इसका 0 आ रहा है, जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिया उसका आंसर भी 0 आ रहा है। अच्छा, डेफिनेशन में जरा देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn, कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी, एग्जिस्ट वाला वर्ड देखें तो अब, अच्छा मैं जो सीक्वेंस चेक कर रहा हूँ उस सीक्वेंस से इसका आंसर आ रहा है, लेकिन जब देयर एग्जिस्ट का वर्ड होता है ना, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई सीक्वेंस आपको ऐसी मिल जाए जहां पे उसका आंसर ना आए। मतलब अगर 1000 सीक्वेंसेस हैं, तो 1000 सीक्वेंसेस में से 999 सीक्वेंसेस उसको सेटिस्फाई कर रही हो, और सिर्फ एक ऐसी सीक्वेंस हो जो सेटिस्फाई ना कर रही हो, नॉट सेटिस्फाइंग, तो वो पूरी बात जो होती है ना, वो सारी बात जो है ना वो रॉन्ग हो जाती है। अब देखें ना, मैंने जो 1/n सीक्वेंस चेक की है, मैं तो परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है। लेकिन ये सीक्वेंस जो है ना, यहाँ से हमें लिमिट का आंसर 1 दे रही है। जब आप यहाँ पे अब देखें ना, उन 1000 या 1 मिलियन सीक्वेंसेस में से एक ये ऐसी सीक्वेंस है जो सेटिस्फाई कर रही है, और भी बहुत सी सीक्वेंसेस होंगी जो सेटिस्फाई कर रही होंगी। लेकिन एक खास सीक्वेंस जो है ना, वो ऐसी हमें मिल गई है यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर n ओवर n। अब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट का आंसर तो 0 आ रहा है। अब अगर इस सीक्वेंस को फंक्शन में पुट करें तो -1 की पावर n आ जाता है। इसका मतलब है -1 की पावर n से कौन सी सीक्वेंस बन रही है? -1 1 -1 1 -1 1। तो ये एक खास सीक्वेंस हमें मिल गई है। देयर एक्सिस्ट का मतलब है कि कोई एक सीक्वेंस हमें मिल गई है जो इसको जो है ना डाइवर्ज करवा रही है। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से हमें पता चल गया कि साइनम फंक्शन जो होता है ना, वो कन्वर्ज नहीं करता, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है? तो कोई एक सीक्वेंस भी मिल जाए तो वो डज़ नॉट एक्सिस्ट हो जाता है। इसके बाद ये आपने याद रखना है, sin 1/x जो है ना, ये एक्सिस्ट नहीं करता। इसके लिए भी कोई ना कोई खास सीक्वेंस हमें मिल गई होगी। जैसे कौन-सी सीक्वेंस है? इधर लिखा होगा उसने। देखें, ये एक खास ऐसी सीक्वेंस हमें मिल गई है, ये 1/n पाई। अब इस खास सीक्वेंस के लिए जो है ना, वो जो sin 1/x फंक्शन है, वो डिवर्ज कर जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी सीक्वेंसेस पे जो है ना वो सैटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है? अगर एक सीक्वेंस भी हमें मिल जाएगी तो वो डिवर्ज हो जाएगा। सही हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे लिमिट थ्योरम्स आ गए हैं, जैसे आपने क्या नाम है, उसमें सीक्वेंस की लिमिट पढ़ी थी ना? अगर आप फंक्शन की लिमिट पढ़ेंगे, आपको मैं यहाँ पे टिप देना चाह रहा हूँ। आपने जो थ्योरम्स पढ़े थे ना उसमें, चैप्टर नंबर 3 में, वो सारे थ्योरम्स थे सीक्वेंसेस के लिए। और जो थ्योरम्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये सारे थ्योरम्स हैं फंक्शंस के लिए। अब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जो रिलेशन है ना, वो हमारे पास कैसे बन रहा है? सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से। मतलब कि किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक करने के लिए हम कोई ना कोई सीक्वेंस ढूँढेंगे, ठीक है? कोई ना कोई सीक्वेंस जब आपको मिल जाएगी, तो आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है? तो जैसे चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था बाउंडेड सीक्वेंसेस, इसी तरह यहाँ पे आप बाउंडेड फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो बाउंडेड फंक्शंस और बाउंडेड सीक्वेंसेस का भी कोई रिलेशन होगा, तो वो हम
उसका अंदाजा भी जो है ना यहाँ से लगाएंगे। आगे जो कुछ थ्योरम्स आएंगे ना वो उसमें भी सिक्वेंशियल क्राइटेरियन इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो कोई भी फंक्शन बाउंडेड कैसे होता है, आपने याद रखना है कि फंक्शन में जो है ना तमाम वैल्यूज जो डोमेन में से आप लेना चाह रहे हैं, ये डोमेन आप समझ लें कि ये डोमेन है उसकी, ए की, सॉरी एफ की डोमेन है ना, ए इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ सी। तो सी भी इसमें बहुत मीनिंग रखता है कि आपने फंक्शन को किसी पॉइंट सी पे बाउंडेड चेक करना है। थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो आप ये समझें, आम वर्डिंग में ये समझें, अगर ये सी है तो सी पर ये कोई फंक्शन है ना, फंक्शन का ये आंसर आ गया। अब ये आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर अगर आ जाएगा ना सी पर, तो वो फंक्शन उस सी पर बाउंडेड हो जाएगा। ये सबसे इजी उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आगे उसने लिखा हुआ है, ये नहीं वैसे पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसको ज्यादा गहराई में ना आई जाए तो बेहतर है। अब वो कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन को कोई लिमिट मिल जाती है तो वो फंक्शन बाउंडेड होता है। जैसे चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि अगर किसी सीक्वेंस को लिमिट मिल जाती है, वो सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। इसी तरह अगर किसी फंक्शन को लिमिट मिल जाती है तो वो फंक्शन भी बाउंडेड होता है। लेकिन लिमिट किसी पॉइंट पे होती है ना, तो फिर वो बाउंडेड भी उसी पॉइंट पे होगा, मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में होगा। उसके बाद डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, कोशेंट है इनका, फंक्शंस का। ये वही बात है ना, अगर एक फंक्शन f की लिमिट है l, किसी फंक्शन g की लिमिट है m, तो फंक्शंस को ऐड करके लिमिट फाइंड करेंगे तो उनकी लिमिट्स का सम आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस में लिमिट्स का डिफरेंस आ जाएगा। डिवीजन में जो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर की लिमिट जो है, फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ये तो आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अगर लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो आपने अलजेब्रा वाले कैलकुलस वाले मेथड से करना है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखे ना 1/x, अब इसको वो दूसरे तरीके से कर रहा है। प्रीवियस सेक्शन में हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरियन से देखा है, इस सेक्शन में वो दूसरे तरीके से कर रहा है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x जो है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। पोलिनोमियल का भी, पोलिनोमियल में जस्ट उस सी से रिप्लेस कर देते हैं तो लिमिट आ जाती है। आगे ये उसमें आ जाता है। ये थ्योरम हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर एक फंक्शन जो है वो ए और बी के दरमियान में बाउंडेड होगा, जैसे ये कोई फंक्शन है, तो ये बी है, ये ए है, तो इस ट्रिप के अंदर अंदर फंक्शन आएगी ना, कर्व फंक्शन की, तो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो भी इस ए और बी के दरमियान में होगी। ये बस ये कहना चाह रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्क्वीज थ्योरम वही है जो सीक्वेंसेस में था, वही फंक्शंस में भी है। स्क्वीज थ्योरम यह है कि तीन फंक्शंस हैं इस तरतीब में, जो साइड्स वाले फंक्शंस हैं, अगर इन दोनों की जो लिमिट्स है वो सेम हो, एफ की और एच की लिमिट जो है ना वो एल हो, तो सेंटर वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी एल होगी। ये स्क्वीज थ्योरम है। तो x टू द पावर 3/2 की जो लिमिट आती है वो 0 आती है। ये उसने स्क्वीज थ्योरम से चेक किया होगा, यहाँ पे उसने यहाँ पे रिलेशन तैयार किया हुआ है। इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं। साइन 0 0 होता है, लिमिट चेक की हमने इसकी। स्क्वीज थ्योरम से -x और +x के दरमियान में इसको रखा है। इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है, तो सेंटर वाले का आंसर भी 0 होगा। cos x का आंसर 1 है, cos x -1 ओवर x का आंसर 0 है। ये यहाँ से जो है ना, ये -1/x और जो 0 उसने निकाला हुआ है,
ये cos x के उसमें से निकाला हुआ है, वो जो होता है cos x का फार्मूला नहीं होता एक, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x4 बाय समथिंग 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। मेरा ख्याल है यही होता है, अगर आपको याद है तो आप इसको देख सकते हैं। सर एक तो ये भी होता है ना कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ cos x की जो मैक्लॉरेन सीरीज है वो यही होती है या यस सर, कॉस में इवन आते हैं। यस सर, कॉस में इवन आते हैं और साइन में ऑड आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो इसको यूज करके यहाँ पे ये देखो ना, ये cos वाला तो छोड़ो, ये साइन वाला देखो, इसमें उसने वही यूज किया हुआ है। साइन की जो साइन एक्स की वो जो मैक्लॉरेन सीरीज होती है ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो क्योंकि ये इन सब के इक्वल है, अगर आप सिर्फ इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से लेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपने छोड़ी हुई है ना। और अगर आप बिल्कुल क्या नाम है, क्योंकि x में से ये माइनस हो रहा है तो साइन x जो है ना वो लेस और इक्वल टू x होगा। वैसे भी जो एंगल होता है साइन थीटा वो लेस और इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ से भी आप इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। बाकी इनको आपने ज़हन में रखना है, इसको भी। आगे इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, और एक फंक्शन आपके पास आ गया सी कोई क्लस्टर पॉइंट है ए का, अगर लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो then there exists a neighborhood of C such that f of x greater than 0 for all x belong to उस नेबरहुड में, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये वैसे ये तो वही बात है ना, ये पुरानी बात ही है जो इधर उसने लिखी हुई थी। अगर लिमिट मिल जाएगी तो फंक्शन बाउंडेड होगा। बाउंडेड